अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर। मैं हूं आमना। क्लास आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पहले मैकेनिक्स क्या है, फिर क्वांटम मैकेनिक्स, देन द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सो व्हाट इज मैकेनिक्स? बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज मैकेनिक्स। यानी कि किसी भी पार्टिकल का मोशन, दे मस्ट बी स्मॉल, दे कैन बी लार्ज, एनी टाइप ऑफ पार्टिकल विच इज मूविंग इज कंसिडर्ड इन मैकेनिक्स। अब नेक्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स क्या? क्लास द टाइप ऑफ मैकेनिक्स या मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली पार्टिकल इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़ा था कि जो हमारे पास पार्टिकल होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। जैसे लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर होती है ना, लाइट की ड्यूअल नेचर होती है। लाइट एज अ पार्टिकल भी एक्ट करती है और एज अ वेव भी एक्ट करती है। उसके बाद अब अगर हम बात करें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की, तो उसके अकॉर्डिंग था अगर लाइट की ड्यूअल नेचर है तो उसी तरह से जो मैटर है, मैटर की भी ड्यूअल नेचर है। अब वो ड्यूअल नेचर जो है हमारे पास डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग मैटर की भी ड्यूअल नेचर है, यानी कि जो मैटर है वो एज अ पार्टिकल भी एक्ट करता है और एज अ वो वेव भी एक्ट करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। अगर आपको कोई भी इशू है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा उसके अंदर आपको फुल फ्लैश डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बताया जाएगा। पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली हम किस किस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग वेव फंक्शन को जो है वो डिस्कस करते हैं। वेव फंक्शन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी की थी, हाइजेनबर्ग इक्वेशन भी की थी, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो स्टार्टिंग विद वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी। वेव फंक्शन क्या होता है? क्लास वेव फंक्शन में बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक वेव जो है वो मूव कर रही है, बट वुड बी इट्स स्पीड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी कि एक वेव है, एक हमारे पास वेव है, वो अगर मूव कर रही है तो उसकी इस पॉइंट पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है। यानी कि वो फंक्शन जैसे हम लोग मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, बी इज इक्वल्स टू बी नोट साइन थीटा, या करंट के लिए ले लिया जाए आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन थीटा। दैट थीटा मस्ट बी वेरी फ्रॉम ओमेगा टी या फाई, इट मस्ट बी डिफर। लेकिन कुछ इस तरह के हम जनरल टर्म जो है वो यूज़ करते हैं। ये हम लोग बेसिकली फंक्शंस के अंदर इनको डिफाइन करते हैं। इसी तरह जो वेव होती है उसको भी हम फंक्शन में डिफाइन करते हैं और वेव का फंक्शन होता है साई। अब साई बेसिकली, अब वेव देखें, जो करंट है वो तो एक ही डायरेक्शन में होगा ना, तो वो डायरेक्ट होगा या अल्टरनेटिंग करंट होगा, वो करंट की बात अलग है। वेव की बात की जाए वो कौन कौन से पॉइंट पर डिपेंड करती है? वेव एक तो तीनों एक्सिस के ऊपर डिपेंड करती है, एक्स वाई सी पर। आगे वो टाइम पे डिपेंड करती है, यानी कि वेव की तो हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, बिकॉज वेव इज़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है, मैटर के अंदर भी हमने यही पढ़ा था कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूवमेंट के दौरान जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी हमारे पास वेव। जब वो कोलाइड करेगा तब उसकी प्रॉपर्टी होगी पार्टिकल, ठीक है ना। तो अब वेव फंक्शन के लिए हमारे पास और उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि वो कौन से पॉइंट पे कहाँ पर होगा, दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन एंड इट्स प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं पी के साथ, आर इंटू टी। अब आर बेसिकली क्या है? ये 3 डायमेंशन स्पेस को जो है आर इज इक्वल्स टू है बेसिकली एक्स वाई और जी, ये 3 डायमेंशनल स्पेस को आर से डिफाइन किया गया और ये साथ में टी। आप आर की जगह पे एक्स वाई जी भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये हम लोगों ने पीछे भी इक्वेशन जो थी वो रिड्यूस की हुई थी वेव इक्वेशन में, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगी। अब नेट प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेंगे और इंटीग्रल की लिमिट -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। क्लास याद करें जब हमने वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी तब हमने एक फंक्शन पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन। सो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? अगर तो ये जो फंक्शन है यानी कि साई आर टी का फंक्शन कह लें या एक्स वाई जी टी का कह लें, एक ही बात है। इसका अगर मैं मोड लूँ, उसका स्केयर लूँ, वो 1 आ जाए, देन दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। जब ये 1 के इक्वल आएगा तब इसकी जो वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो होगी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, वो होगी मैक्स जब होगा आंसर 1, और मिनिमम होगी जब हमारे पास आंसर होगा 0।
जैसे हम लोग यहाँ पर करते थे, अगर थीटा जो होगा वो साइन के केस में 90 होगा या π/2 होगा तब आंसर मैक्सिमम आएगा, और अगर थीटा जो है हमारे पास 0 होगा या पाई होगा या पाई का कोई भी मल्टीपल होगा तब वो आएगा हमारे पास 0। बिल्कुल उसी तरह से अगर साई जो है हमारे पास 1 आएगा देन इट इज़ मैक्स, और अगर वो 0 आएगा देन इट इज़ मिनिमम। आई होप आपको फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।